हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञान कोश। ईरान और सऊदी अरेबिया दो ऐसे देश जो परमानेंट एनिमीज एक दूसरे के हैं। ईरान जो एक शिया मेजोरिटी स्टेट है और खुद को शिया ग्रुप्स का लीडर मानता है, वहीं सऊदी अरेबिया जो खुद को सुन्नी मुस्लिम ग्रुप्स का लीडर मानता है और अपने आप को एज ए प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम दिखाता है। दो ऐसे देश हैं जिनके बीच हमेशा जंग की स्थिति रही है। एक दूसरे को लगातार वो टेररिज्म को बढ़ावा देने वाले देश बोलते आए हैं और इन दोनों के युद्ध की वजह से इनकी जो कट्टरता है, दुश्मनी है, इसके चक्कर में पूरा मिडिल ईस्ट हमेशा इनस्टेबल रहा है। लेकिन इन दोनों का एक कॉमन एनिमी है, एक कॉमन समस्या जहां ये दोनों इन्वॉल्व हैं और अभी वो समस्या बहुत अलग लेवल पे जा चुकी है, जिसकी वजह से शायद अब ये दोनों कहीं साथ भी आते दिख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट की। गाजा पर हुआ अटैक जो जिस तरह से हो रहा है, जिस क्वांटिटी के साथ हो रहा है, जिसमें हज़ारों लोगों की जानें जा चुकी हैं, उसके बाद ईरान और सऊदी अरेबिया क्या साथ आ सकते हैं और अगर वो साथ आते हैं तो क्या इजराइल सामना कर पाएगा इस स्ट्रॉन्ग अलायंस का, जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन फिर आपसे इससे पहले एक सवाल है। मोहम्मद बिन सलमान, ये नाम आपने थोड़ा सुना हुआ सा लग रहा होगा आपको। मुझे आप ये बताइए, मोहम्मद बिन सलमान इनमें से किस कंट्री के साथ एसोसिएटेड है? किस देश के क्राउन प्रिंस? ईरान, सऊदी अरेबिया, लेबनान या गाजा? किससे एसोसिएटेड है मोहम्मद बिन सलमान, जो भी बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी है? नहीं पता तो इस वीडियो में आपको पता लग ही जाएगा। पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो आते हैं दोबारा अपने टॉपिक पर, यानी पैलेस्टाइन और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। इस कॉन्फ्लिक्ट में अभी तक क्या हो रहा है? हमास, हिजबुल्लाह, इजराइल, यूएसए, ईरान, ये सब ऑलमोस्ट इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली। और उसके बाद सऊदी अरेबिया और बाकी अरबिक कंट्रीज, इजिप्ट, इन सब का भी इनडायरेक्ट रोल रह रहा है। मैंने यूएसए और ईरान को डायरेक्टली इन्वॉल्व इसलिए बताया है क्योंकि ईरान हमास और हिजबुल्लाह को सीधा सपोर्ट करता है, जबकि यूएसए इजराइल को मॉनेटरी सपोर्ट कर रहा है और ऑब्वियसली जो डिफेंस सप्लाईज है उसमें भी एक रोल रहता है अमेरिका का। अब जो स्थिति बन रही है मिडिल ईस्ट में, वहाँ पर ईरान और सऊदी अरेबिया के लीडर्स ने वो किया जो अभी तक उन्होंने कभी नहीं किया था। एक फ़ोन कॉल हुई सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस और ईरान के बीच। ये इतनी इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि सालों से इनके बीच कोई बात नहीं हुई थी। अभी से कुछ वक्त पहले ही चाइना ने इनको साथ में इनकी मीटिंग कराई और इनके बीच में कॉन्सुलेट्स द्वारा खुले थे, नॉर्मलाइज हुए थे संबंध। लेकिन उसके बाद जो इजराइल के साथ गाजा कॉन्फ्लिक्ट में हो रहा है और पैलेस्टीनियन कॉज को याद रखिए, पैलेस्टाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मिडिल ईस्ट के लिए। क्यों है सर, ये देखते हैं। अगर आप मिडिल ईस्ट में जाओ तो दो सबसे इंपॉर्टेंट जो इस्लामिक साइट्स हैं, मक्का और मदीना, वो सऊदी अरब में है। पहली और दूसरी दोनों सऊदी अरब में। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो इस्लामिक साइट है वो जेरूसलम में है, जो अभी वेस्ट बैंक का पार्ट है, नहीं पैलेस्टाइन का पार्ट है। यहाँ क्या हुआ था, तो ये था, यहाँ अल अस्का मस्क, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट इस्लामिक साइट यहाँ पर है। तो इसको लेकर ऑब्वियसली खुद को अगर ईरान और सऊदी अरेबिया इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर्स मानते हैं, सीरियस मानते हैं, तो इनकी जिम्मेदारी है इसको बचाना। ईरान डायरेक्टली वेपन्स के साथ इजराइल के खिलाफ युद्ध करता रहता है और मिडिल ईस्ट में की अगर हिस्ट्री समझें आप तो डायरेक्टली इन्वॉल्व रहा है। अगर आप ईरान को देखो तो ईरान ने हमास को बैक किया है, असद की जो रिजीम है सीरिया में उसको बैक किया हुआ है, और शिया मिलिट्री को ढेर सारे इराक में जो है जो ईरान ने बैक कर रखे हैं। इसके अलावा ये यमन में हाउती रिबल्स को भी बैक करता है जो सऊदी अरब से लड़ते हैं। यानी यमन में ईरान जो है वो हाउती रिबल्स को सपोर्ट करता है जो सऊदी अरेबिया की बैक जो वहाँ की गवर्नमेंट है उससे लड़ रहे हैं। और बल्कि ईरान खुद जो है वो इराक में भी शिया ग्रुप्स को हेल्प करता है। सीरिया में जो भी है असद की रिजीम उसको सपोर्ट करता है, जबकि सऊदी अरेबिया असद के खिलाफ जो लोग हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। सऊदी अरेबिया जो है वो एंटी कतर अलायंस बनाने की कोशिश करता है, कतर को कमजोर करने की कोशिश करता है, जबकि कतर जो है वो अभी तक इस चीज़ में थोड़ा अपने आपको बैलेंस बनाने की कोशिश करता है ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में। यानी ये पावर गेम जो है वो ईरान सऊदी अरब के बीच में बहुत बड़े लेवल पर चल रही है, जहाँ ईरान के पास है मिलिट्री पावर क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कैपेसिटी भी है और प्लस उसकी मिलिशियाज हर जगह है। हिजबुल्लाह, हमास, सीरिया की बात कर लें या हाउती रिबल्स की बात कर लें, वो हर जगह सऊदी अरब और इजराइल के साथ एक युद्ध की स्थिति में बना ही हुआ है प्रॉक्सी वॉर के थ्रू। अब जब संबंध इनके बीच अगर नॉर्मलाइज होते हैं
ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं, तो ये जो आज राइवल्स हैं, अगर ये साथ आते हैं तो ये बिल्कुल इस स्थिति में हो जाएंगे जहाँ से पूरा का पूरा मिडल ईस्ट के जितने रेबल ग्रुप्स हैं, जितने भी रिजीम्स हैं, जो भी मिलिट्री पावर है, वो सारी असल में सऊदी अरब और ईरान के मिला के उनके अंदर ही बसती है। तो इसका मतलब सीरिया, लेबनान, यमन, ओमान, ईरान, इराक और ये सारी की सारी कंट्रीज एक साथ आ जाएंगी और इस लेवल पर पहुंच जाएंगी जहां ये सब मिलके दबाव बना पाएंगी किसके ऊपर, तो इजराइल के ऊपर। इसलिए इजराइल ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा इन सब के साथ किसी भी लेवल पे ऑपरेट करना। तो ये इसलिए इजराइल के एक बड़े खतरे की घंटी है कि अगर ये सारी कंट्री साथ आती हैं तो बिल्कुल भी इजराइल इसको झेलने की क्षमता नहीं रखता। जब से वॉर हुई है उसके बाद से सऊदी अरब ने पहला काम ये किया है, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात भी चल रही थी, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उससे भी हाथ खींच लिए। इजराइल के साथ सऊदी अरब ने संबंध को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा था, उससे भी हाथ पीछे खींच लिए हैं और अमेरिका के बदले चाइना के ज़्यादा करीब जाता दिख रहा है सऊदी अरब। इस सिनेरियो में जहाँ सऊदी अरब और ईरान दोनों चाइना के मेजर पार्टनर्स बन चुके हैं हम, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ ये दोनों शायद करीब आ जाएं। लेकिन अभी तक शिया सुन्नी डिवाइड इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अगर हम पैलेस्टाइन इशू के बाद की बात करें तब भी डिवीजन बहुत ज़्यादा है। तो अभी ऐसी कोई स्थिति बनती दिख नहीं रही जो साथ आ जाए। लेकिन अगर ये साथ आते हैं तो अगर आप इकोनॉमी की बात करें, ट्रेड की बात करें, तो वहाँ उसमें सबसे पावरफुल सऊदी अरेबिया है, जिसके पास बहुत सारा ऑयल है और इंडस्ट्रियल सपोर्ट है जो अरबिक कंट्रीज है उसका। ओपेक यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की, उसमें बहुत बड़ा स्टे है सऊदी अरेबिया का। ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल कर सकता है सऊदी अरेबिया, उसके पास एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, काफ़ी कंट्रोल है, इस्लामिक वर्ल्ड का सपोर्ट है, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री है। और वही ईरान के पास मिलिट्री कैपेसिटी है। ये दोनों देश मिलकर काफ़ी ज़्यादा तहस नहस कर सकते हैं इसराइल को अगर ये साथ आ जाए। हालांकि इसराइल के पास भी अमेरिका का सपोर्ट ज़रूर रहेगा। अभी वर्तमान में अगर हम देखें, एक फ़ोन कॉल हुई है, इनके पीछे थोड़ा नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन ज़रूर हुआ है। लेकिन याद रखिए, सऊदी अरब को हमेशा डर लगता है कि ईरान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, कल को वो हम पर भी फायर कर सकता है। और ईरान लगातार हर जगह, जो इस मैप में हमने भी दिखा दी, जो शिया रेबल ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करता है। और शिया रेबल्स ग्रुप्स अक्सर जो है वो सुन्नी ग्रुप्स के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, जिनको सऊदी अरेबिया की बैकिंग मिलती है। अभी तुरंत हमें कुछ नहीं दिख रहा ऐसा कि शायद ये साथ आ जाए। लेकिन अगर कोई और हॉस्पिटल्स पर अटैक होता है जहाँ बहुत से बच्चों की जानें चली जाए, जहाँ बहुत सी समस्याएं हो जाए, वहाँ एटलीस्ट एक लेवल पे सऊदी अरब और ईरान हमें पास आते दिख सकते हैं। तो इसीलिए जो जितने देश आपको यहाँ ब्लू में दिख रहे हैं, जैसे ओमान, कतर, जॉर्डन, इजिप्ट, इन्हें कहते हैं वाइल्ड कार्ड्स। ये वो कंट्री हैं जो किसी एक की तरफ कंप्लीटली नहीं है। लेकिन जब पैलेस्टाइन की बात आती है तो सब पैलेस्टाइन का सपोर्ट जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ रहती है। इस्लामिक बिलीफ और जो दिक्कतें पैलेस्टाइन में हो रही हैं उसको सपोर्ट करना नॉर्मल है इनके लिए, और वो करेंगे ही। तो इसलिए कहा जा सकता है कि अभी जो स्थिति बन रही है, वहाँ अगर इजराइल ने अपने आप को थोड़ा कंट्रोल नहीं किया तो उसके बाद शायद ईरान और सऊदी अरब साथ आ जाएं और ये बहुत बड़ी दिक्कत इजराइल के लिए बन सकती है। लेकिन अभी वर्तमान में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। इस वीडियो में हमने समझी बेसिक पॉलिटिक्स और क्यों ये देश करीब आते दिख रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान घोष।